अच्छा, सैलरी कितना देते हैं आप उनको मंथली? सैलरी जो मिनिमम वेजेस है ना, सुनिए मेरी बात, मिनिमम वेजेस है फॉर अनस्किल्ड 225 पर डे। इसलिए मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि सैलरी इनकी ये है, डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, डिसाइड बाय द बैंक। प्रेस कॉलोनी के गिरदोनवा में एहतजाज दर्ज होते रहते हैं जो कुछ मसलों मसाइल पर मबनी होते हैं। कुछ दिन कबल इसी तरह का एहतजाज एक दर्ज हुआ जहां हमने देखा कि ATM गार्ड्स हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए और एक मखसूस मांग कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मिनिमम वेज एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। ATM गार्ड्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर बैंक में काम करते आए हैं, अलग अलग ब्रांचों में या अलग अलग ATM स्पॉट्स पे अपनी खिदमत, अपने फराइज अंजाम देते आए हैं। लेकिन ये एक सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी के तहत ही हायर होते हैं और उन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी का जो इलाहाक होता है वो 3 सालों के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिडिंग प्रोसेस से उस कंपनी को चूज किया जाता है। इससे कबल एक मखसूस कंपनी के साथ काम कर रहे थे पैराग्रीन। उसके बाद उनका जब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो एक और कंपनी ने टेक ओवर किया, यानी बिडिंग प्रोसेस के जरिए से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो कंपनी है दत्तार सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। दत्तार सिक्योरिटी सर्विस कंपनी ने बिडिंग में हिस्सा लिया तो सबसे लोवेस्ट बिड इन्हीं की रही है, जिसकी वजह से बैंक ने इन्हें बर्खास्त किया और उन्हें साथ ही ये भी बताया गया था कि ये आगे आने वाली किसी भी बिड में यहाँ के जम्मू कश्मीर बैंक के साथ हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन फिर वो मुकदमा कोर्ट में चला तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आप इनको नहीं रोक सकते हैं इस तरह से। लेकिन हाँ, जो इन्होंने रेट रखी है अनरियलिस्टिक है, वो सही नहीं है। अब कुछ दिन कबल इस सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से, दत्तार सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और यहाँ अभी सेंट्रल जो जोन है, बिलखुसूस कश्मीर का सेंट्रल जोन, वो इनके हवाले किया गया है और उसमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आता है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आता है और बडगाम डिस्ट्रिक्ट आता है। अब हम इस फॉर्म के हवाले से बात करेंगे कि इस फॉर्म में क्या है और हम वो आपको दिखाएंगे भी कि इस फॉर्म में क्या लिखा गया है और ATM गार्ड्स ने किन पर साइन किया। दत्तार सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये पहला पेज है, डिप्लॉयमेंट फॉर्म है। सर्व टू प्रोटेक्ट पर्सनल फाइल, ये पहला पेज है और आप ये देख सकते हैं ये अंग्रेजी ज़बान में लिखा गया है। दूसरा पेज इसका, ये भी अंग्रेजी ज़बान में लिखा गया है। जो अहम दस्तावेज साथ रखने हैं इस फॉर्म के साथ अंग्रेजी ज़बान में रखा गया है। अब हम आते हैं इसके तीसरे पेज पे, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है। आइए इसमें पढ़ते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर पहले 2 पेज हमने इंग्लिश में पढ़े तो ये तीसरा पेज हिंदी में क्यों है? अब कंपनी का ये कहना होगा कि ये जो हिंदी है वो ऑफिशियल जबान है, ये नेशनल बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जितने भी इदारे यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ते हैं वहाँ ये लोग अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर कश्मीर में बिलखुसूस हिंदी कोई पढ़ना तो दूर, लिखना तो दूर, यहाँ पर हिंदी कोई बोल नहीं पाता ठीक से, तो आप यहाँ इनके लिए हिंदी का फॉर्म दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला पेज हम आपके लिए पढ़ते हैं। महोदया, मुझे पता चला है कि आपके संस्था की ब्रांचों में सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन, मार्शल तथा अन्य तरह के पदों की जगह निकलती रहती है। मैं आपके पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है, जैसे ही आपकी किसी भी ब्रांच में कोई भी डैश की जरूरत हो तो मुझे मेरे द्वारा दिए गए फोन अथवा डाक द्वारा मुझे सूचित करने का कष्ट करें। भविष्य में यदि आप मुझे अपनी किसी भी कार्य अथवा किसी अन्य तरह के ब्रांचों में स्थानांतरित करें तो मुझे मान्य होगा और इसी के आधार पर मैं आपके पद डैश के लिए आवेदन कर रहा हूँ। 4th पेज पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिखा गया है। ये पर्सनल बायोडेटा फॉर ESIC प्रोविडेंट फंड के लिए इंग्लिश में है। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये सबसे अहम है। अहम इसलिए क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हिंदी में लिखी हुई है। कुछ पेज अगर इस फॉर्म में इंग्लिश में रखे गए हैं और कुछ पेज हिंदी में रखे गए हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हिंदी में रखी गई है जो कि समझना बहुत जरूरी है, लेकिन समझना बहुत इनके लिए बहुत मुश्किल है। बड़ो फॉर्म पड़ फॉर्म 2 रतन
2 रतन तो करियो सा अस नश मतलब सा बढ़ाओ तो रित बहुत मतलब ने चलने 5,000 पे घर कहें बस ब्रेनस से करान तम दिवान 7,500 अस घर पकान घर गुजारान असल पे जिस पे तुम फार्म भरो तह हुआ वन कि फार्मस क्या लिखित फार्म वन कह अलबत्ता यमो वो खजू बस युत योत दस्खत करो ना दस्खत कोर कि अलबत्ता कोर योत साइन दुत बस बे कहें। ये जनाब जो है वहाँ जहाँ पर इनको फॉर्म सबमिट करने को बोला गया था वहाँ फॉर्म साइन कर रहे थे, तो इन्होंने इस शर्त पे हमसे बात की कि हम इनकी शिनाख्त जो है वो जाहिर नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमने इनका नाम भी जाहिर नहीं किया और उनकी शक्ल भी जाहिर नहीं की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये एक फॉर्म है, ये भी उनको साइन करना है, ये भी उनको फिल करना है और ये भी हिंदी में है। यहाँ आप देख सकते हैं नाज़रीन मोहतरम, जो कि ये हिंदी में था लेकिन ये मूवमेंट ऑर्डर जो है ये इंग्लिश में है। एक अहम और फॉर्म, बहुत ज़रूरी फॉर्म, जो कि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको शायद फिर आगे जाके ये सोचना पड़ेगा कि मैंने साइन क्यों किया और मैंने साइन किस पर किया। विषय हम इसका पढ़ते हैं, स्वेच्छा से नौकरी से त्याग पत्र। अब हम आते हैं एक और ज़रूरी रसीद समझौते की ओर, जो ये है। मैं पुत्र श्री निवासी ने आज दिनांक को अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी है और मैं आगे काम करने का इच्छुक नहीं हूं और मैंने प्रबंधक को अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं MS दत्ता सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड RZ10 सैयद ननग्लोई पश्चिम विहार न्यू दिल्ली 110087 से मुआवजे के तौर पर कुल रकम डैश में आपसी समझौता कर लिया तथा मैंने प्रबंधक से जो भी बतौर एडवांस लिया था जो कि मैंने कटवा दिए हैं और अपनी बकाया शेष रकम डैश रुपए प्राप्त कर लिए हैं तथा मेरा दत्ता सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ग्रुप का किसी भी ब्रांच और उनका किसी भी कंपनी से कोई भी लेन देन बाकी नहीं रह गया है। उपरोक्त समझौता राशि में मेरा आज दिनांक तक मेरा कमाया वेतन, मुआवजा, बेकारी, सर्विस मुआवजा, ग्रेच्युटी, बोनस, छुट्टियां एवं अन्य सभी प्रकार के क्लेम देर राशि जो इस कुल रकम डैश 1000 रुपए में शामिल है प्राप्त कर लिए हैं। इससे साफ अंदाजा होता है कि इसमें रेजिग्नेशन के हवाले से बात की गई है, त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन। खुद एम्प्लॉय इसमें खुद बता रहा है, उसको बस साइन करना है। कंपनी ने सब बताया है कि आपको क्या क्या बोलना है। वो ये भी बोल रहा है कि मैंने इसमें किसी को भी शामिल नहीं रखा है, मैंने इसमें पैसे जो है वो ले लिए हैं जिसमें ब्लैंक है जो कि अभी भरा भी नहीं है एंड वी डोंट नो हुज गोना फिल दैट। उसको फिल कौन करने वाला है हमें नहीं पता, तो वो कंपनी भी फिल कर सकती है। उसमें वो ये एम्प्लॉय ये कहता है कि मैंने अपनी सारी चीजें ले ली है, मैंने वो बोनस ले लिया है, मैंने ग्रेच्युटी ले लिया, मुझे कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं है और साथ ही मैंने त्याग पत्र भी अपना दे दिया है और मेरे घर वाले इसमें शामिल नहीं है। ये किस हद तक सही है? जो दत्ता सिक्योरिटी सर्विस कंपनी के इस वक्त यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट हेड है मिस्टर ताहिर साहब से हमने बात की फोन पर। उनसे हमने पहले ये कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उनसे हमने ये भी कहा कि वर्चुअल मोड के जरिए अगर वो हमसे कनेक्ट हो या संडेज को कनेक्ट हो। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए वो हमसे नहीं मिल सकते, तो हमने फोन पर ही उनसे फिर बात की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। हम कश्मीर लाइफ मैगजीन से बात कर रहे हैं, मैं एक रिपोर्टर हूँ। अक्सर जो अभी ये फॉर्म भर रहे हैं ना ATM गार्ड्स, थोड़ी सी इस ताल्लुक से ना मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे। बताइए मैम। तो ये लोग यहाँ आए थे और बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि फॉर्म्स में क्या लिखा है, मतलब वी डोंट नो। तो हम चाहते हैं कि आपसे एक तो बात करें, ऐसे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन हम चाहते हैं आपसे एक लाइव सेशन हो। आ सकते हैं आप लाइव सेशन में हमारे? लाइव सेशन में के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं आपको फोन पे जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब लाइव सेशन में इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज मेरा अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है। अच्छा। मुझे मतलब लंच करने के लिए टाइम नहीं मिलता। आप 8 बजे शाम को? बहुत मुश्किल है, मैं रात को आज 1 बजे सोया हूँ। संडे आप जिस दिन बताएंगे, मतलब क्योंकि हमें ये अक्सर बहुत इनफैक्ट फोन करके भी परेशान। नहीं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, बाकी जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा आपके पास, वो कोई इशू नहीं है। नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, आप घर से ही करें ना लाइव। नहीं हो पाएगा,
नहीं हो पाता। अच्छा हम आपके ऑफिस आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए? आप तो आएंगे लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा मेरे से बात करने के लिए। आप आइए, देखिए भीड़ कितनी है वहाँ पे और कितने। लेकिन आप ऐसे बताए ना, देखिए मैं अगर आपके सामने फॉर्म देखूंगी, मैं ऐसे क्या मैं बताऊंगी, मुझे तो ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। आपको पहले ये सुनवाएंगे। जब हमने मिस्टर ताहिर साहब से ये पूछा कि आपके इस फॉर्म, डिप्लॉयमेंट फॉर्म में रेजिग्नेशन फॉर्म भी है, तो उनका ये कहना था कि नहीं, इसमें रेजिग्नेशन फॉर्म नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर उनको लगता है कि हम मतलब उसमें कुछ ऐसा वैसा लिखा है, हाँ? मत करें उस पर साइन, कोई इशू नहीं है। हम उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको साइन करना है। क्यों, उसमें क्या ऐसा वैसा लिख के आप तो बता कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा है, जो टर्म्स होती है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ टर्म्स, सिंपल सी कि आप मतलब आपको हम एक अपॉइंटमेंट लेटर होती है। अपॉइंटमेंट लेटर ये हिंदी में क्यों है? बिकॉज हमारा जो है ना, हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली इन J&K। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास जो हिंदी में है, बिकॉज यू नो इसमें बहुत सारे जो होते हैं जिनको सिर्फ हिंदी पढ़ना आता है। उसमें तो लेकिन बीच में कुछ इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश में है, इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में है PF फॉर्म। अच्छा, जो PF है ना, PF फॉर्म या इंश्योरेंस SIC, वो इंग्लिश में है बिकॉज उनका फॉर्मेट ही उसी में आता है। आपके इस फॉर्म में कहा गया कि रेजिग्नेशन फॉर्म को भी साइन करा। कहाँ है रेजिग्नेशन फॉर्म? अच्छा, इस बीच फॉर्म के बीच में ऐसा सुना? नहीं है, किसने बोला? नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर और कोई रेजिग्नेशन का कोई फॉर्म क्यों, रेजिग्नेशन फॉर्म क्यों हम पहले साइन करवाएंगे? ओके, तो मतलब इस तरह का कुछ है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जो अनस्किल्ड गार्ड हो उसे स्किल्ड गार्ड करार दिया जाए, और जो स्किल्ड गार्ड हो उन्हें हाईली स्किल्ड गार्ड करार दिया जाए। तो उसी के हिसाब से उन्हें माहाना पे भी किया जाए। SRO 460 के तहत जो एक नोटिफिकेशन आई 26 अक्टूबर 2017 को, उसके मुताबिक जो अनस्किल्ड लेबर हो उन्हें 225 रुपए, और जो स्किल्ड हो उन्हें 350 रुपए दिन का दिया जाए, और जो हाईली स्किल्ड हो उन्हें 400 रुपए। और सेंट्रली इन वेज को देखें, ये हर 6 महीने के बाद रिवाइज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ SRO 460 के तहत जो वेज लेबर को दिए जाते हैं वो अपनी जगह पर कायम है। जो सैलरी यहाँ ATM गार्ड्स को मिला करती थी, उन्हें अनस्किल्ड के हिसाब से मिला करती थी और स्किल्ड के हिसाब से मिला करती थी। यानी अनस्किल्ड के लिए 7,500 समथिंग, और जो स्किल्ड थे उन्हें 10,000 समथिंग। जो नई कंपनी आई, इस वजह से शोरगुल था ATM गार्ड्स की तरफ से। इनका ये कहना था कि कंपनी हमें फकत 5,840 रुपए ही देती है, जबकि ये सरासर मिनिमम वेज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सैलरी कितना देते हैं आप उनको मंथली? सैलरी जो मिनिमम वेजेस है ना, सुनिए मेरी बात, मिनिमम वेजेस है फॉर अनस्किल्ड 225 पर मंथ। 225 पर डे, ठीक है। ये है स्टेट के मिनिमम वेजेस जो है अनस्किल्ड, जो यहाँ चल रही है अभी। ओके, SRO 460 आप चेक कर लीजिए, गूगल से आप चेक कर लीजिए, उसमें क्या है। ठीक, जो स्किल्ड है उनके लिए? स्किल्ड के लिए 350 है। 350। जो आप गनमैन है, जो वो स्किल्ड में आता है, वो स्किल्ड में आता है, वो स्किल्ड में ही आते हैं। वो स्किल्ड में आता है। और जो किनको हायर करें, आप स्किल्ड को हायर करें? अनस्किल्ड प्लस स्किल्ड दोनों को हायर कर रहे हैं। दोनों को आप हायर कर रहे हैं? जी। अच्छा, जो स्किल्ड है, स्किल्ड विल बी गनमैन और ब्रांचेस, ओके, सिक्योरिटी ऑफ ब्रांचेस। और जो अनस्किल्ड है दैट विल फॉर ATMs। जो साल का इनका बनता है ना कुछ बोनस वगैरह, वो क्या आप उनको देते हैं? कितना क्या वो देखिए, आप एक काम कर लीजिए, आप एक बार ना इनका टेंडर देख लीजिएगा। किनका? जो JK बैंक ने टेंडर फ्लोट किया था ना, हाँ, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपको सब पता चलेगा उसमें क्या है। उसमें हमें जो दिया था ना, इसमें सिर्फ दिया था कि आप अपना परसेंटेज बताइए कितना लेंगे सर्विस चार्ज। अच्छा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी एज पर द स्टेट मिनिमम वेज एक्ट। अच्छा, इसलिए मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि सैलरी इनकी ये है, डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, डिसाइड बाय द बैंक। इस फॉर्म में इसी तरह के कई सारे रसीद समझौते हैं, 2-3 रसीद समझौते हैं, एक एग्रीमेंट भी है। किस हद तक इन पेज को जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो किस हद तक सही है, हमने इस ताल्लुक से बात की है एडवोकेट तहसीन सोफी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि जो हमने आपको ये डिप्लॉयमेंट फॉर्म व्हाट्सएप के जरिए से भेजा था और आपने ये पढ़ा, आप तो हिंदी जानते हैं बखूबी, तो आपने इसमें देखा कि इसमें क्या क्या है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो आपने इस फॉर्म में पढ़ा इसमें क्या क्या है, और साथ ही ये भी बताएं कि जो 2 ज़बानों का इंतखाब किया गया है, अंग्रेजी और हिंदी में इस फॉर्म को रखा गया, ये किस हद तक सही है और एम्प्लॉय के लिए कितना मुश्किल होगा। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
तो जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, what I saw, what rather was disturbing in those documents is एक रेजिग्नेशन लेटर थी उसमें, wherein an employee at the time of hiring that employee was supposed to sign a resignation letter ahead of time in advance without putting a date on it. दूसरी चीज थी उसमें settlement agreement, wherein it was stated, although it was written in Hindi, but fortunately I can read and understand Hindi and write it also. Now there are two things there. पहली बात ये, चूंकि ये जो कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली बेस्ड है, therefore there can be a possibility कि इनके साथ जितने भी लोगों की डीलिंग्स होती होंगी, जितने भी एम्प्लॉइज को ये हायर करते होंगे, most of them are well acquainted with Hindi only. So there can be that reason, but if they are hiring a person who doesn't understand Hindi, who doesn't read Hindi, who doesn't know Hindi, they are under an obligation to either have him sign a form in English itself, which he can understand, or at the time of signing the form, tell him what he is signing. There should be an impartial party there who will explain all the things written in the agreement, written in the employment agreement, कि भाई आप अगर साइन कर रहे हो तो किस चीज पे साइन कर रहे हो. अच्छा, इन बिटवीन तहसीन साहब, इसमें एक चीज जो हमने देखी वो ये है कि आप इसमें रेजिग्नेशन के ताल्लुक से भी इन्हें पहले ही बता रहे हैं, जो कि आपने खुद पढ़ा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ एग्रीमेंट्स भी आप इन्हें पहले ही साइन करा रहे हैं. तो देखें, सबसे पहली बात जो इसमें ये है कि कैन एन employer rather ask an employee to sign a resignation letter in advance at the time of his employment? He cannot. To be very clear, he cannot. आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि भाई तुमने रेजिग्नेशन लेटर भी अभी एडवांस में साइन करनी है एंड नथिंग हैज टू बी रिटन ओवर इट. आप उस रेजिग्नेशन लेटर में अपना रीजन ना लिखें, आप सिर्फ अपने दस्तखत करें, आप कोई भी और डिटेल ना लिखें. एंड इन एडिशन टू दैट रेजिग्नेशन लेटर आप अपने एम्प्लॉय से एक सेटलमेंट अग्रीमेंट भी साइन करवा रहे हैं, टू विच ही इज ऑलरेडी अग्रीइंग, विच ही इज ऑलरेडी साइनिंग, which means as per that agreement which he has signed, उसके एम्प्लॉयर को तो सिर्फ उसमें डिटेल्स फिल इन करनी है, उसको तो सिर्फ उसमें ये लिखना है कि सच एंड सच अमाउंट वाज ड्यू टुवर्ड्स सो एंड सो एम्प्लॉय एंड वी हैव ऑलरेडी पेड इट. So when we look at the legality of these documents, in my opinion, these cannot be executed, these documents. अच्छा तहसीन साहब, शायद आपने इस फॉर्म में ये तो पढ़ा होगा जहां हम रेजिग्नेशन के हवाले से बात कर रहे हैं. रेजिग्नेशन फॉर्म में ये भी एक जगह लिखा है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार किसी वकील अथवा किसी यूनियन को दिया हो तो वो भी समझौते के अनुसार आज जनाब डैश से निरस्त माना जाएगा. ये जो एक हम कह सकते हैं, ये जो एक समझौता है, एम्प्लॉय जो खुद बोल भी नहीं रहा है, कंपनी की तरफ से लिखा गया है, उसके बाद वो उस पे साइन करता है, ये किस हद तक सही है, इसकी जरा वजाहत कीजिए. I'll give you a hypothetical example. I am the employer and I hypothetically have an employee जिससे मैंने रेजिग्नेशन लेटर भी साइन करके ले ली, जिससे मैंने एग्रीमेंट भी साइन करके ले लिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली, उस एग्रीमेंट में लिखा कि इसके जितने ड्यूज थे मैंने इसको पे कर दिए, ब्लैंक मैंने उनसे साइन करके ले लिया. कल को अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली का उसके वेजेस पे, उसकी कॉम्पेंसेशन पे, उसकी इंश्योरेंस पे एक क्लेम है. लेकिन आपकी कंपनी तो, आपका एम्प्लॉयर तो बहुत ही आसानी से उस पे एक बैक डेट डाल के वो सारी चीजें हड़प कर सकता है. और जब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इस एम्प्लॉय की फैमिली, इसके कोई भी वकील या कोई भी ट्रेड यूनियंस ऑन हिज बिहाफ वो कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसने जी हमारे साथ ये अग्रीमेंट साइन किया हुआ है एंड एज पर द कंटेंट्स ऑफ दिस अग्रीमेंट इन्होंने अपने सारे ड्यूज ले लिए हैं. तो you are not only trespassing upon the rights of your employee, you are literally crippling your employee. You are constraining him from approaching a court of law and you aren't leaving any option open or available for him except for him to depend on your mercy. तो ये जो दो पहलू आप इसके बोल रहे हैं, एक ये कि ये डॉक्यूमेंट हिंदी में है, तो किसी एक इंसान से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसी लैंग्वेज में साइन करवाना जो लैंग्वेज वो ना समझे, और ये कि उस लैंग्वेज में उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है ये उसको एक्सप्लेन ना किया जाए, तो दैट इन इटसेल्फ इज एन इलीगैलिटी. इट इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट. पहली बात तो ये.
दूसरी बात ये जो द यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देन रेजिग्नेशन इन एडवांस। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को नहीं बोल रहे हो एट द टाइम ऑफ हायरिंग हिम कि भाई दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट you are signing your resignation letter in advance, you are signing your agreement and settlement document in advance, तो अगर ये भी नहीं आप उनको बोल रहे हो and you are deceiving your employee, then cherry on the cake, you're also committing a criminal offense। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की मालूमात हमें फराहम करने के लिए। लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू भी है और साथ ही साथ मिनिमम वेज एक्ट की खिलाफवर्जी भी है, लेबर लॉज की खिलाफवर्जी भी हो रही है। कई सारी एनजीओज की तरफ से, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जब एटीएम गार्ड्स का ये मसला सामने आया, उसके बाद उनका ये कहना था कि इस मखसूस दतार सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये कुछ वजूहात है जो हमने आपके सामने रख दी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरार हूं, कश्मीर के लिए।